वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की शेयर कैपिटल, जिसमें मैं आज आपको री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के बारे में पढ़ाने वाली हूं। फॉरफिटेड शेयर क्या होता है या शेयर का फॉरफीचर क्या होता है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं। आज इस वीडियो में उन फॉरफिटेड शेयर को हम री इशू कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सभी टॉपिक के मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं शेयर कैपिटल के। क्लास 12 अकाउंट्स वन शॉट में जाकर आप देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक में यदि आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करती हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि हमने अभी अपने फॉरफीचर ऑफ शेयर में पढ़ा कि जब कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन की मनी चुका देता है या अलॉटमेंट की मनी चुका देता है लेकिन कॉल्स की मनी नहीं चुकाता, या सिर्फ एप्लीकेशन की मनी चुकाकर अलॉटमेंट या कॉल्स की मनी नहीं चुकाता है, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, पहले तो उसे नोटिस भेजती है, बार बार उसे कहती है कि आप अपने नेक्स्ट कॉल का पैसा चुकाइए। लेकिन यदि वो नहीं चुकाता है तो कंपनी क्या करती है, जितना शेयर का पैसा वो दे चुका है उतने शेयर को वो फॉरफिट कर लेती है, उतनी मनी को वो फॉरफिट कर लेती है। जैसे उसने एप्लीकेशन के 3 रुपीज चुकाए और शेयर का प्राइस था 10 रुपीज, तो वो 3 रुपीज फॉरफिट कर लेगी। अब जो बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का तो उसे पैसा मिला नहीं है, तो अब वो जितने शेयर है उसे क्या करती है, री इशू करती है। मतलब दूसरे शेयर होल्डर को ढूंढती है जो बाकी कॉल्स का भी पैसा चुका दे, तो उसे क्या कहते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ये वही शेयर हैं जो फॉरफिट कर लिए गए हैं और उन्हें ही री इशू किया जाता है, नए शेयर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे रिक्वायर्ड कॉल मनी ऑन शेयर्स, द कंपनी हैज टू राइट फॉरफिट दो शेयर. Once forfeited, the share became a property of company which can be reissued then to new or existing investor. मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उनसे कहेगी और शेयर खरीद लो या न्यू इन्वेस्टर ढूंढेगी। The company can reissue forfeited share as a price equal to or lower than the original issue price but not below the unpaid amount of forfeited share. तो अब देखो, इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा 3, अलॉटमेंट पे मांगा 3, फर्स्ट पे मांगा 2 और फाइनल पे मांगा 2। ठीक है, अब जो शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा चुका दिया लेकिन फर्स्ट और फाइनल का पैसा नहीं चुकाया। अब जो 6 रुपीज थे, ये 200 शेयर की बात हो रही है, 200 शेयर्स की बात हो रही है। 200 शेयर के हिसाब से 6 रुपीज मतलब 1200 के शेयर इन्होंने क्या किए, फॉरफिट कर लिए। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल का अभी 4 रुपीज इन्हें लेना था पर मिला नहीं, तो अब जब ये रीइशू करेंगे तो इनका मेन मोटो क्या होगा कि इन्हें कम से कम 4 रुपीज मिल जाए, इन्हें कम से कम 4 रुपीज मिल जाए। तो अब जब ये शेयर को रीइशू करेंगे तो ये 4 रुपीज से ज्यादा में ही करेंगे, 4 रुपीज से कम में नहीं करेंगे। या तो वो 5 में करें, 6 में करें या पूरे 10 में भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये 4 रुपीज उनको नहीं मिला है वो तो उन्हें लेना ही है ना, बाकी तो उन्हें 6 रुपीज तो मिल ही गया है। तो कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स होती है वो क्या करती है, 6 में इशू कर सकती है, 8 में इशू कर सकती है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट ही है ना। 6 रुपीज तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 4 रुपीज चाहिए उसको, लेकिन उसको यदि वो कंपनी चाहे तो 4 रुपीज की जगह 5 में कर दे, 6 में कर दे, 8 में कर दे या पूरे 10 में कर दे, तो 4 ये मिल जाएंगे और बाकी जो मिलेंगे वो तो प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये होता है शेयर का फॉरफीचर शेयर का वो रीइशू करना। मतलब जितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है वो तो गुड है, लेकिन जितना पैसा नहीं मिला है उतना पैसा हमें शेयर होल्डर से लेना है और उससे भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं ले सकते। आप शेयर 3 रुपए में रीइशू नहीं कर सकते, आपको शेयर 4 से ज्यादा में ही रीइशू करने होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास आए नहीं है 4 रुपए। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं जनरल एंट्रीज। कैसी जनरल एंट्रीज बनती है, तो देखो बच्चों, जब हम शेयर को रीइशू कर रहे हैं तो 3 तरीके से रीइशू कर सकते हैं। 3 तरीके से रीइशू कर दे सकते हैं। जैसे हमारे शेयर का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है, अब ये 10 रुपीज जो पर शेयर दिया है मैंने, उसे या तो सेम उसी रेट पे कर दो, पार पे 10 में ही जितने भी शेयर थे, जैसे अभी 200 शेयर का मैंने एग्जांपल दिया जिसे फॉरफिट किया गया, उसे 10 रुपीज में ही रीइशू कर दो, या डिस्काउंट में इशू करो। मतलब शेयर का प्राइस है 10 रुपीज लेकिन हम उसे 8 रुपीज में इशू कर रहे हैं।
री इशू कर रहे हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, तब इशूड एट डिस्काउंट भी पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग में कंपनी शेयर इशू करती है तो डिस्काउंट पे इशू करती है, या तो वो प्रीमियम पे करती है या पार पे करती है। और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी अधिकतर कंपनी जब शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है वो री इशू करती है, इशू नहीं करती। मतलब फॉरफिटेड शेयर को जब री इशू करती है तो डिस्काउंट पे करती है। ऐसा क्यों करती है कंपनी? क्योंकि देखो, अभी पुराने एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि 4 रुपए 6 रुपए तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, कंपनी को पूरे 10 रुपए लेने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 6 रुपए तो ऑलरेडी उसको पहले पुराने जिस शेयर होल्डर से इन्होंने फॉरफिट किए थे उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं। सिर्फ इन्हें 4 रुपए लेने की नीड है, सिर्फ इन्हें 4 रुपए लेने की नीड है। लेकिन कंपनी के शेयर का प्राइस तो 10 रुपए है ना, कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपए है। अब वो 10 रुपए के शेयर को यदि 8 रुपए में री इशू कर रही है तो खरीदने वाले के लिए तो ये डिस्काउंट है, लेकिन कंपनी के लिए ये गेन है। क्यों? क्योंकि 6 रुपए ऑलरेडी मिल गए हैं, 4 रुपए चाहिए तो 4 रुपए उसे मिल ही जाएंगे और 4 रुपए का उसे गेन हो जाएगा ना, क्योंकि जो नेक्स्ट उसने फिर से री इशू किए हैं 10 रुपए का शेयर उसने डिस्काउंट पे जरूर री इशू किया है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसे गेन ही हो रहा है, क्योंकि 6 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसे सिर्फ 4 रुपए चाहिए और 4 रुपए वो ज्यादा पे री इशू कर रही है। अकॉर्डिंग टू कंपनी वो 4 रुपए ज्यादा पे री इशू कर रही है, तो 4 रुपए उसके लिए गेन है और जो खरीदने वाला शेयर होल्डर है उसके लिए डिस्काउंट है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई है। तो जो प्रीमियम पे होते हैं, प्रीमियम में क्या होता है, 10 रुपीज के शेयर 12 में री इशू कर दिया। अब ऐसा कब होता है? ऐसा रेयरली कंडीशन में होता है जब कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, तो जब कंपनी री इशू करती है तो सोचती है यार मैं क्यों नुकसान में री इशू करूं, मैं प्रॉफिट में या प्रीमियम पे री इशू करूंगा, तो यहाँ पे कंपनी री इशू प्रीमियम पे कर देती है। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बन के आते हैं इस चैप्टर में वो आते हैं व्हेन फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। आपको जो अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे ये डिस्काउंट पे ही मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में जनरल एंट्री मैंने आपको समझा दी, लेकिन क्वेश्चन में कैसे करनी है तो देखो मैंने हर टॉपिक का एक क्वेश्चन बना के रखा है, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला देखना है हमको। ये चीज क्या फॉर्मूला देखना है इसे ध्यान से देखो। 3 एंट्री होती है। पहली होती है फॉरफिट करने की एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री जो हमने पिछले वीडियो में देखी। सेकंड एंट्री होती है री इशू की, जो भी मैंने आपको 3 तरीके से बताई, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और तीसरी एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। अब ये कैपिटल रिजर्व क्या है? ये कैपिटल रिजर्व है हमारा ये गेन जो कंपनी को शेयर को री इशू करने पे हुआ है उसकी एंट्री होती है, क्योंकि कंपनी जब शेयर को री इशू करती है और उसे गेन होता है तो उस गेन को उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि इन फ्यूचर यदि उसे नीड होगी तो वो उस कैपिटल रिजर्व से पैसा निकाल के यूज कर लेगी। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री करते हैं? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या करते हैं? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट तो लिखा ही नहीं, मैं लिख देती हूँ, टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैसे निकलता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, लिख के देख लेना है, क्योंकि यदि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ तो आप कैपिटल रिजर्व नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, जितना अमाउंट हमें मिला है। जैसे मैंने अभी अब आपको बताया था 200 शेयर थे, 6 रुपए के हिसाब से फॉरफिट किए, मतलब 1200। तो ये जो अमाउंट मिला है इसे यहाँ ऊपर लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, तो कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 200 शेयर। तो इसे कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर री इशू, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम जितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उतने ही शेयर री इशू कर दें। हो सकता है हम 200 की जगह 150 ही शेयर री इशू करें, हो सकता है हम 200 की जगह 200 ही शेयर री इशू करें। यदि आपने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं और 200 शेयर ही री इशू किए हैं तो वेल एंड गुड है, यहाँ पर भी 200 आएगा, यहाँ पर भी 200 आएगा और 200 से 200 कट जाएगा। लेकिन यदि आपने कम शेयर री इशू किए हैं तो यहाँ पर आएगा 200 और जितने शेयर री इशू किए हैं जैसे यहाँ 150, और फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। अब इन सबको करने के बाद माइनस करना होगा हमें डिस्काउंट को।
ये किस स्थिति में होगा? जब शेयर डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। यदि पार पे या प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो ये डिस्काउंट को माइनस करने की नीड नहीं होगी, लेकिन यदि यदि पार पे या प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो इसे माइनस करने की नीड नहीं होगी, लेकिन यदि डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं तो इन सब में से जो इस डिस्काउंट का अमाउंट निकलेगा उसे माइनस करना होगा। क्लियर? अब इसे क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक नहीं 3 क्वेश्चन कराऊंगे, एक जब पार पर इशू किए जाते हैं, एक जब डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और एक जब प्रीमियम पर री इशू किए जाते हैं। तीनों ही री इशू किए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जब पार पर री इशू किए जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आ कंपनी इशू 2000 शेयर 10 ईच ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 per share. The company forfeited these share. Later the company reissue all forfeited share as 10 rupees per share. ठीक है, मतलब 10 में ही उन्होंने फॉरफिट किए थे और 10 में ही उन्होंने री इशू कर दिए। ध्यान से समझना, कितने किए थे? 2000, और 2000 के 2000 पूरे फॉरफिट कर लिए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया 3, मतलब उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मिलाकर 7 रुपीज़ वो ऑलरेडी दे चुका है, तो 7 रुपीज़ इन्होंने फॉरफिट कर लिए। फाइनल कॉल का इन्होंने 3 रुपीज़ नहीं दिया है, तो 3 रुपीज़ नॉन पेमेंट के कारण इन्होंने फॉरफिट कर लिए। तो सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों किसकी? फॉरफिट करने की। जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, या तो कॉल इन अरियर अकाउंट भी लिख सकते हैं या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देती हूं टू शेयर फाइनल कॉल, कुछ भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कितने शेयर थे, ठीक है, ध्यान से समझना। कितने शेयर थे जो फॉरफिट हुए? 2000 के 10 के हिसाब से। कितने फॉरफिट कर लिए गए? शेयर का प्राइस कितना था? 2000 का 10 के हिसाब से 20,000। फॉरफिट कितने किए गए? 7। 2000 into 7 14,000। और फाइनल कॉल का कितना नहीं चुकाया? 2000 into 3 6,000। तो ये एंट्री किस चीज़ की हो गई? शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री है। ध्यान रखना, ये किसकी एंट्री है? शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री है। अब जब री इशू किए गए हैं तो जो पार का प्राइस था 10 पे ही कर दिए गए। तो जब 10 पे ही कर दिया जाता है तो क्या लगती है जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने आपके री इशू किए गए? जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे वो 10 के हिसाब से ही री इशू कर दिए गए। तो मतलब यहां पर अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 2000 into 10, दोनों जगह 20,000 and 20,000, क्योंकि पार पर ही इशू किए गए हैं, री इशू किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी। किस चीज की एंट्री होगी बच्चों? कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी। क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। अब ध्यान से फॉर्मूला को देखना है हमें। किसको देखना है? हमें फॉर्मूला को देखना है। तो सबसे पहले देखो टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिट किया, यहां पर लगा रही हूं मैं फॉर्मूला। 14,000 का हमने अमाउंट फॉरफिट करा। कितने शेयर हमने इशूड शेयर हमने फॉरफिट किए थे? कितने? 2000। और कितने री इशू किए? 2000। और डिस्काउंट तो कुछ निकला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो पार पे री इशू किए थे। तो 2000 से 2000 कट गया तो कितना आया? 14,000। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 14,000। तो ये किस चीज़ की कंडीशन बन गई? पार की कंडीशन बन गई। अब इसको हम यदि प्रीमियम
कौन सी है ये, डिस्काउंट की, सॉरी ये है डिस्काउंट की। अब यदि हम डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं तो उसे ध्यान से समझना, क्योंकि जब डिस्काउंट पे रीइशू किया जाता है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिस्काउंट पे आपने किया। अब क्या है, अमाउंट इशूड 3000 इक्विटी शेयर 10 ईच, फेस वैल्यू मतलब जो थी वैल्यू उसी पर कंपनी ने 3 रुपीज कॉल मंगाई, मतलब 10 का 10 ही मांगा था स्टार्टिंग में, बट 1000 शेयर वर फॉरफिटेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। 3000 में से 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुकाया। कंपनी ने सभी शेयर रीइशू कर दिए 8 पर, प्राइस क्या था 10 था, लेकिन 8 पर रीइशू किए। तो सबसे पहले तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट या फाइनल, ठीक है, जो भी दिया है। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जितने रीइशू किए हैं उसमें से सिर्फ जितने इशू किए हैं उसमें से सिर्फ 1000 शेयर होल्डर ने ही पैसा नहीं चुकाया। 1000 का 10 के हिसाब से, फॉरफिट किए 1000 के 7 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 1000 के 3 के हिसाब से उन्होंने नहीं चुकाया। समझ में आ गई ना ये बात? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे 7 ऑलरेडी दे चुके हैं वो, तो हम वही मनी क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। 10 का शेयर है, 3 नहीं चुकाया तो मतलब 7 चुका दिया है, तो यहाँ पर इसका अमाउंट आएगा 10,000, यहाँ पर 7,000 और यहाँ पर 3,000। ये तो बहुत सिंपल है, हम इसकी पिछले वीडियो में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन आएगी क्या आपकी आएगी, देखो जनरल एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसे ध्यान से समझना, डिस्काउंट पे किए हैं, शेयर का प्राइस कितना है 10, ठीक है, शेयर का प्राइस कितना है 10 है शेयर का प्राइस, तो यहां पर 10 इंटू शेयर कितने फॉरफिट हुए हैं 1000, लेकिन हमने उन्हें कितने पे रीइशू किया है 8 पर, तो 8 इंटू 1000, तो डिस्काउंट कितना हुआ 2, तो 2 इंटू 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 8000, यहाँ पर आ जाएगा 2000 और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। क्लियरली आया समझ में? इस तरह से ये डिस्काउंट पर शेयर जब रीइशू कर रहे हैं उसकी जनरल एंट्री है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री होगी इन अमाउंट को कहाँ पर ट्रांसफर करने की, इन अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री होगी आपको, फॉर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, कितना अमाउंट है फॉरफिट किया है जो, वो है 7000, शेयर कितने फॉरफिट किए हैं 1000, रीइशू कितने किए हैं 1000, और डिस्काउंट कितना है, क्योंकि ये डिस्काउंट पे रीइशू किए गए हैं तो यहाँ डिस्काउंट दिया है 2000, तो यहाँ पर -2000 करेंगे, 1000 से 1000 कट गया, 7000 में से मैंने जब 2000 माइनस किया तो मेरे पास आया 5000, और ये 5000 मैं यहाँ पर लिख दूंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और है कि जब आप प्रीमियम पर रीइशू कर रहे हैं, जब आप प्रीमियम पर रीइशू कर रहे हैं, मतलब 10 का शेयर का प्राइस है और आप 12 पर रीइशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको बहुत कम बनते हैं, लेकिन यदि बन गए तो आपको आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, सेम ऐसी है जैसे आपने स्टार्टिंग में करी थी। क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर, यहाँ पर फाइनल कॉल यहाँ भी नहीं चुकाया, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूंगी तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, अ कंपनी इशूड 1000 शेयर 10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, इनका फाइनल कॉल 4 था,
मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ये ऑलरेडी 6 ले चुके थे, फाइनल कॉल पे इन्हें 4 लेना था, सॉरी, है ना। अब उसके बाद कंपनी ने सारे शेयर फॉरफिट कर लिए क्योंकि 4 नहीं चुका पाया, कौन, ये 1000 वाला। लेटर कंपनी रीइशू दीज शेयर 12, मतलब इन्होंने पहले 10 में इशू किए थे, फिर फॉरफिट करने के बाद रीइशू किए 12 में। तो देखो बच्चों, एंट्री सेम वही बनेगी जैसा कि अभी हमने पहले की थी, फॉरफीचर की 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 10,000, यहाँ पर 6,000, यहाँ पर 4,000। क्लियर हो गया। अब जो सेकंड एंट्री बनेगी, तो वो सेकंड एंट्री देखो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ये आप री इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। अब देखो यहां पर शेयर जो है 12 में री इशू किए गए हैं, तो आप क्या अमाउंट लिखेंगे, यहां पर 12 इंटू 1000, यहां पर 10 इंटू 1000 और यहां पर 1000 इंटू 2, तो यहां पर आ जाएगा 12,000, यहां पर 10,000, यहां पर 2,000। समझ में आया। और लास्ट एंट्री सेम वैसे ही होगी कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो आपको कभी नहीं छोड़नी है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर। अब इसे कैसे निकालोगे, सेम वैसा ही फॉर्मूला लगाओगे। कितना अमाउंट मिला है 6,000, शेयर फॉरफिट किए थे 1000 डिवाइडेड 1000, कुछ भी डिस्काउंट तो है नहीं, 1000 से 1000 गया तो यहां पर आ जाएगा 6000। क्लियर हुआ। तो बच्चों इस तरह से तीनों तरह से आप शेयर को री इशू कर सकते हो। जनरल एंट्री ये फॉरफीचर, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व की हमेशा साथ में आएगी। यदि सिर्फ फॉरफीचर तक का क्वेश्चन बोला है तो आपको फिर री इशू की एंट्री नहीं करनी है, लेकिन यदि री इशू का बोला है तो आपको कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री करनी है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।